आसिफ को इस्लाम आबाद में एहसन इकबाल के घर से गिरफ्तार किया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब के हाथों गिरफ्तार। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में एहसन इकबाल के घर से गिरफ्तार किया। नैब ने लीगी रहनुमा से 26 करोड़ के असासों की तफसीलात तलब की थी। मरियम औरंगजेब ने गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में एहसन इकबाल के घर से गिरफ्तार किया। नैब ने लीगी रहनुमा से 26 करोड़ के असासों की तफसीलात भी तलब की थी। मरियम औरंगजेब ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। जी हां, मरियम औरंगजेब ने गिरफ्तारी की भी तस्दीक कर दी है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं लाहौर से नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अली तारिक, बताइएगा, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, नैब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जो है आमदन से जायद असासों के केस में अमल में लाई गई है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। नैब की टीम जो है ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद से लेकर अब लाहौर रवाना हो चुकी है और इन्हें कल जो है एहतसाब अदालत में भी पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में साबिक जो है वजीर दाखिला एहसन इकबाल के घर के जो बाहर है जगह थी, वहां से गिरफ्तार किया गया है। अभी मोहम्मद जुबैर भी एक प्रोग्राम में उनका भी बयान आया कि वो उनका कहना है कि जब मैं वहां से गुजरा हूं गाड़ी में तो नैब की जो टीम के एहलकार थे उन्होंने मुझसे भी पूछा है कि अंदर कौन कौन मौजूद है। मैंने नाम लिया है ख्वाजा आसिफ का और वहां उसके बाद से ही ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे जराये ने बताया है कि जब ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया करने के लिए जो नैब टीम के लोग आए हैं, ख्वाजा आसिफ ने उनको पहचाना है और फिर उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ जाना है। और जिस गाड़ी में ख्वाजा आसिफ बैठ के नैब के साथ गए हैं उन्होंने अपने हाथ से इशारा भी किया है बाय बाय का। तो नैब की जानब से यही कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ को असासों की तफसीलात मांगी गई थी लेकिन उन्होंने वो नहीं दी, इसलिए आमदन से जायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 करोड़ कहां से आए ख्वाजा आसिफ नैब को मुतमिन नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ को नैब ने आज गिरफ्तार कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में एहसन इकबाल के घर से गिरफ्तार किया। नैब ने लीगी रहनुमा से 26 करोड़ के असासों की तफसीलात तलब की थी। मरियम औरंगजेब ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में एहसन इकबाल के घर से गिरफ्तार किया। नैब ने लीगी रहनुमा से 26 करोड़ के असासों की तफसीलात भी तलब की थी। मरियम औरंगजेब ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में एहसन इकबाल के घर से गिरफ्तार किया है। नैब ने लीगी रहनुमा से 26 करोड़ के असासों की तफसीलात भी तलब की थी। मरियम औरंगजेब ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शोएब हाशमी। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। शोएब हाशमी, बताइएगा, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ को आज नैब लाहौर ने रावलपिंडी नैब की टीम के साथ मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए इस्लामाबाद से हिरासत में ले लिया है। आपको ये बताता चलूं कि ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल की रिहाइश गाह पर नून लीग के इजलास में शरीक थे। जैसे ही वो इजलास खत्म हुआ और ख्वाजा आसिफ घर से बाहर निकले तो साथ ही गली के करीब जो है नैब की टीम मौजूद थी, जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को हिरासत में ले लिया और इन्हें इस वक्त नैब रावलपिंडी के दफ्तर पहुंचा दिया गया है, जहां इनका तिब्बी मुआयना जो है वो भी कर दिया गया है। कल सुबह इन्हें इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और वहां से इनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा, जिसके बाद इन्हें लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। आपको बताता चलूं कि ख्वाजा आसिफ पर 22 करोड़ से जायद जो हैं वो आमदन से जायद असासों का केस इनके ऊपर मौजूद है। इस हवाले से उन्हें 2 दफा नैब लाहौर में बुलवाया गया था और उनसे इसकी तफसीलात तलब की गई थी। ताम जराये के मुताबिक ख्वाजा आसिफ इसकी तफसीलात जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फराहम नहीं कर सके, जिसके बाद आज नैब ने कार्रवाई करते हुए पहले चेयरमैन नैब को एतमाद में लिया गया और चेयरमैन नैब के
ہدایت کے اوپر آج خواجہ آصف کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ خواجہ آصف کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تاہم انہیں کل احتساب عدالت میں پیش کر کے راہداری ریمانڈ لینے کے بعد انہیں لاہور منتقل کیا جائے گا، اور یہاں لاہور لانے کے بعد ان کا مزید ریمانڈ لیا جائے گا اور مزید انویسٹیگیشنز کی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیب نے لیگی رہنماؤں سے 26 کروڑ کے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کی تھی۔ تو دوسری جانب خواجہ آصف کی گرفتاری پر مریم نواز کا شدید رد عمل، کہتی ہیں خواجہ آصف کو گرفتار نہیں بلکہ اغوا کیا گیا ہے۔ خواجہ آصف نے بتا دیا تھا کہ انہیں کسی نے بلایا اور کہا نواز شریف کو چھوڑ دیں، نیب عمران خان کا اعلی کار بن کر بغیر کسی کیس کے لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیتا ہے۔ خواجہ آصف کو گرفتار کر کے ہمیں دھمکانا چاہتے ہیں کہ آپ کو استعفوں کا خوف تھا، شکست کے خوف کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ میں عدلیہ سے کہوں گی کہ قوم کی نظریں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ یہ اس کے آخری ہتھ کنڈے ہیں، اس کو روک نہیں سکیں گے۔ انشاءاللہ شاید اس کا جانا مزید جلدی ارلی ہو جائے گا۔ اس بار اب بیان بازی سے کام نہیں چلے گا، فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح آپ کرتے رہیں گے اور ہم سہتے جائیں گے، یہ اب نہیں ہوگا۔ تو حکومت کے بلانے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو جعلی حکومت ہے۔ اسی حکومت نے ان کو علاج کے لیے باہر بھیجا، اور اس وقت انہوں نے چاہا ان سے جان چھڑانا، اور اب جب کہ ان کو پتا ہے کہ نواز شریف نے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے، تو وہ اب اپنے آپ کو اب ان کو لانے کی پوری کوشش، پہلے بھیجنے کی پوری کوشش تھی، اب بلانے کی پوری کوشش ہے۔ کسی نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، وعدہ صرف یہ تھا کہ جب تک علاج مکمل نہیں ہوگا، اور اس میں پی ایم ایل این بالکل اپولوجیٹک نہیں ہے۔ جب ان کا علاج مکمل ہوگا وہ واپس آئیں گے۔ علاج مکمل ہونے سے پہلے اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں نہ اپنی صحت کو دیں گے نہ اپنی زندگی کو دیکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پیپلز پارٹی کا ضمنی الیکشن لڑنے اور سینٹ الیکشن میں جانے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی نے نواز شریف سے وطن واپس آ کر لانگ مارچ میں شامل ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لیگی قائد کی وطن واپسی پر ہی استعفوں پر بات ہو سکتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے بنایا، اتفاق رائے سے ہی آگے بڑھیں گے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ضمنی الیکشن لڑنے اور سینٹ الیکشن میں جانے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی نے نواز شریف سے وطن واپس آ کر لانگ مارچ میں شامل ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ لیگی قائد کی وطن واپسی پر ہی استعفوں پر بات ہو سکتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا۔ اراکین نے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا اور واضح کیا کہ پیپلز پارٹی کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتی، مزاحمتی سیاست کے لیے تیار ہیں اور لانگ مارچ کریں گے۔ سی ای سی اجلاس میں مسلم لیگ نون کو واضح پیغام بھی دیا گیا کہ نواز شریف کو وطن واپس آ کر لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہیے۔ لیگی قائد کی وطن واپسی پر ہی استعفوں پر بات ہو سکتی ہے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن لڑے گی۔ اس موقع پر استعفوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ قانونی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ قبل از وقت استعفوں کی صورت میں حکومت 18ویں ترمیم ختم کر سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس میں کہا کہ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم ہم نے بنایا، اتفاق رائے سے ہی آگے بڑھیں گے۔ مولانا محمد خان شیرانی کا جے یو آئی پاکستان کو جے یو آئی فے سے الگ کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں ہم کبھی جے یو آئی فے یا فضل الرحمان گروپ کا حصہ نہیں رہے، ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے دستور کے مطابق رکن رہے اور رہیں گے۔ ہمارا کوئی بھی رکن قرآن و سنت کے منافی کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ ہمیں اکابرین سے سیاست وراثت میں ملی ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ صداقت اور دیانت سے خالی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے امریت قائم کر رکھی ہے، پارٹی کو ذاتی جاگیر بنا لیا ہے۔ ہمارے دعوت کا محور 3 باتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ سچ بولو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی، اور سچ کا ساتھ دو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو۔
दूसरा नुक्ता ये होगा कि झूठ कतन न बोलो, इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल कज़िबु युहलिक, और झूठ तबाही मचा देगा, और झूठों का साथ भी न दो। कि हम तमाम साथियों को तरगीब दिलाएंगे कि वो जमात के साथ, जमाती इदारों के साथ, जमाती अरकान के साथ राब्ते न तोड़ें और उनको पीठ न फेरें, जिद न करें, हसद से काम न लें, सब अल्लाह के मुखलिस बंदे बने और अखुवत के रिश्ते में जुड़े रहें, जो यही हिदायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है। पांचवा नुक्ता ये होगा कि नज़म के शरीक लोग हमारे बारे में जो कुछ भी कहें उनको हम सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करते रहेंगे, न जज्बाती बनकर उनके गले पड़ेंगे और न मायूस होकर अपने फरीजे से दस्तबरदार होंगे, बल्कि हमारी कोशिश ये होगी कि उनको तन्हा किया जाए, यानी न कोई साथ दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज कहते हैं JUI के अंदर ही टूट फूट शुरू हो गई, ये हुकूमत को क्या गिराएंगे, ये लोग दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर भारत के आलाकार बन गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ उनकी पार्टी में ही तहरीक शुरू हो गई। PDM बयानिए का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना था। हुकूमत के पहले ही रोज कहा जाने लगा कि हुकूमत फेल हो गई है। अगर आपको याद हो तो जब हमारी हुकूमत आई थी तो पहले दिन से ही ये एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि हुकूमत फेल हो गई है। अभी आए हुए हमें एक दिन हुआ था और हम फेल हो गए। तो इस किस्म की जो डिसइंफॉर्मेशन का जो एक कैंपेन इंडिया ने शुरू किया हुआ था, आज हम देख रहे हैं कि PDM के प्लेटफॉर्म से भी इसी किस्म की बातें हो रही हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की सूरत में हो, चाहे वो मरियम नवाज की शरीफ सूरत में हो, या वो मुफ्ती किफायतुल्लाह की सूरत में हो। मकसद दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे जो कैंपेन डिसइंफो लैब कर रहा था वही बयानिया लेकर हमारे PDM के जो कुछ लोग हैं वो लेके चल रहे हैं। अब इसका मकसद ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म किस्म का एक कैंपेन है जिसमें कि रियासत पाकिस्तान को बदनाम करना और मुल्क को कमज़ोर करना, मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, ये उसका बुनियादी मकसद था, जिसका कि हम रीप्ले देख रहे हैं या उसका जो एक्चुअल वर्जन है वो हम अभी यहाँ PDM की सूरत में देख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत ने भी इसका बड़ी ही संजीदगी से नोटिस भी लिया है और हम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये चीज़ें आइसोलेशन में हो नहीं रही हैं। वफाकी काबीना ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की अमरीकी खुफिया इदारे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अहम मुआहदे की मंजूरी दे दी है। गिलगित बल्तिस्तान में 3 साल के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की समरी मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस्लामी फलाही रियासत की असल रूह के मुताबिक अमल करना होगा। हम मुस्तकबिल में ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें निचले तबके का एहसास हो। वफाकी काबीना के इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में 3 साल के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की समरी मंजूर कर ली गई। वफाकी काबीना के इजलास में हाइड्रोकार्बन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के DG और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के तकर्री की मंजूरी भी दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी और निजकारी कमेटी की जानिब से 24 दिसंबर के फैसलों की तौसीक भी की गई। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं आसिफ जरदारी बहुत चालाकी से नून लीग से पुराने बदले चुका रहे हैं। मरियम की मौजूदगी में शेर का शिकारी जरदारी के नारे वाज़े सबूत हैं।
शहबाज गिल ने एक ट्वीट में कहा कि अपोजिशन जलसों में नवाज शरीफ को बोलने की इजाजत नहीं, जबकि मरियम सफदर बाकायदा जरदारी की सियासी कनीज बनकर रह गई। स्टेज पर बिठाकर मरियम सफदर को नून लीग दौर में एक्सपोर्ट के कम करने के ताने भी दिए गए। इमरान खान की एक दिहाई कबल की जाने वाली पेशगोई हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं 11 जमातों का टोला 9-2-11 होता नजर आ रहा है। आसिफ जरदारी की तकरीर ने पीडीएम का नजरिया मिलियामेट कर दिया। घड़ी खुदा बख्श जलसे में शेर के शिकारी के नगमे जरदारी की तकरीर की अक्कासी थे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि मौलाना 2 नौमौलूदों को लेकर सियासत में गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं। गढ़ी खुदा बख्श में मरियम नवाज ने जो टकरे मारी हैं जाके, उससे जो पीएमएलएन का जो नजरियाती वर्कर था उसके तो सीने जो है वो छलनी कर दी है उसने। भुट्टो को गद्दार कहने वाले और बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क कहने वाली जो पीएमएलएन की क़यादत है, वो गढ़ी खुदा बख्श में इक़्तिदार के लिए एड़ियां रगड़ते मरियम नवाज को देख के मुंह छुपाती फिर रही है। मौलाना साहब ने 2 बच्चे जो बगल में लिए हैं और उन 9 मौलूद जो सियासत के अंदर गुड्डी गुड्डा मौलाना साहब जिनसे खेल रहे हैं, उन्होंने पीडीएम का बयानिया था उसको मौत के घाट उतार दिया। तो जो दोगलापन और मुनाफिकाना सोच मौलाना साहब की रही, जब उन्हें मफाद अजीज होता है, इक़्तिदार चाहिए होता है, तो मरियम नवाज के पीछे या बेनजीर भुट्टो शहीद के पीछे खड़ा होना वो एजाज समझते हैं। और जब उनका ये मकसद पूरा नहीं हो रहा होता तो फिर वो इस्लाम के नाम पे कौम को गुमराह करने के लिए खवातीन को सियासी रोल देने से इनकारी हो जाते हैं। जरदारी साहब ने तकरीर की, उन्होंने ये पैगाम दे दिया कि दूसरी जमातें खसूसन पीएमएलएन और मौलाना साहब ना हमें बताएं कि हमने क्या करना है, हमें डिक्टेट ना करें। तो जरदारी ने अपनी तकरीर में पीडीएम का नजरिया जो था उसको मलियामेट कर दिया और मौलाना की अपनी जमात के अंदर जो इस वक्त तितर बितर होता मौलाना शरानी और हाफिज हुसैन अहमद का मौलाना को लिताड़ने का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आपके सामने है कि ये जारी रहा तो ये 11 जमातों का जो टोला और पीडीएम, ये खुद इनका बयानिया 9-2-11 होता नजर आ रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इंतशार की सियासत तरक्की के सफर को रोकने की कोशिश है। माजी की लूट मार का दौर वापस नहीं आएगा। साबिक हुक्मरान आज वो ही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत का एजेंडा सिर्फ अवाम की खिदमत है। अवाम की तरक्की और खुशहाली के रोड मैप पर तेजी से अमल दरामद किया जा रहा है। खोखले नारे लगाने वाले किस्सा पारीना बन चुके हैं। हम नारों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। 22 करोड़ आवाम मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों का कभी साथ नहीं देंगे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क पायदार तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। इन हालात में इंतशार की सियासत तरक्की के सफर को रोकने की कोशिश है। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं मुल्क बुरी तरह सियासी गर्दाब में फंस चुका है। हुकूमत मुआशी, समाजी, सियासी और सिफारती चारों महाजों पर पसपा हो रही है। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि हुकूमत तमाम महाजों पर बुरी तरह बहरानों में मुब्तला है। IMF अमली तौर पर मुल्क की पॉलिसियों पर काबिज है। वज़ीर आज़म के यू टर्न्स अब स्कूल के बच्चे भी गिनवा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा बिजली की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। नाजरीन, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर।